हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर रवि और आप देख रहे हैं लेवल अप कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होगा, नथिंग एल्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जी एडवांस 2018 का फिजिक्स पेपर 1। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि 3 सेक्शन से प्रॉब्लम्स होते हैं। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 होता है, जो मल्टीपल आंसर उसमें करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन 1 आंसर उसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। The potential energy of a particle of mass m at a distance r from a fixed point O is given by Vr equals kr square by 2. The k is a positive constant of appropriate dimensions. This particle is moving in a circular orbit of radius r about the point O. तो प्रॉब्लम कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और अगर ये पार्टिकल फिक्स्ड पॉइंट O से r डिस्टेंस में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है kr स्क्वायर बाय 2। दिस पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट द पॉइंट O। और अब ये उसके पाथ को भी डिफाइन कर दिया गया है कि जो फिक्स्ड पॉइंट O था उसके अबाउट एक सर्कल में पार्टिकल रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, जिसका रेडियस है r। The v is the speed of the particle and L is the magnitude of its angular momentum about O. Which of the following statements is are true? तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड v और एंगुलर मोमेंटम L के लिए दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो v के लिए 2 एक्सप्रेशन है, L के लिए भी 2 एक्सप्रेशन है। जाहिर सी बात है, इसमें चारों का चारों तो करेक्ट नहीं हो सकता है। v के लिए कोई एक सही होगा और L के लिए भी कोई एक करेक्ट होना चाहिए। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो ये है सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस है r। फिक्स्ड पॉइंट O से r रेडियस वाले सर्कुलर ऑर्बिट में ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रही है, मान लेते उसकी स्पीड है v। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है Vr इक्वल्स हाफ kr स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा कि जब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पता हो तो उससे हम लोग फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। तो क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का फोर्स के साथ? तो ये रिलेशन होता है F इक्वल्स माइनस ऑफ dv बाय dr, नेगेटिव ऑफ dv बाय dr। तो फाइंड करते हैं डिफरेंशिएट करके कि फोर्स क्या होगा। तो F r इक्वल्स माइनस dv बाय dr, तो v की जगह पे हाफ kr स्क्वायर रख दो। तो हाफ और k कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा r स्क्वायर। r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 2r। तो सो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको फोर्स मिलेगा माइनस kr। तो यहाँ पे हम लोग 5 सेकंड के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का था हाफ kr स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा। कहाँ देखा? स्प्रिंग में। बिल्कुल सही, आपने स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ kx स्क्वायर, और उसी तरह का ये है हाफ kr स्क्वायर। तो फिर फोर्स के लिए डेफिनेटली उसी तरह का फार्मूला होना चाहिए kx टाइप, तो वही आपको मिल भी रहा है। तो ये है आपका टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट कि आपको ये डिफरेंशिएट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें आपको टाइम सेव करना है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, उसी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो फैक्ट्स आपने पहले से पढ़ा हुआ उसको किस तरह से यूज़ करें इन ए गिवन प्रॉब्लम। तो वी आर इक्वल्स हाफ kr स्क्वायर, विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन हम लोग कह सकते हैं फोर्स होगा माइनस kr, राइट। तो सो माइनस बताता है कि ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव होगा, ये टुवार्ड्स द सेंटर होगा, टुवार्ड्स ओ। दिस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का होना मस्ट है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है? तो mv स्क्वायर बाय r। तो सो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दो mv स्क्वायर बाय r को। दैट r इक्वल्स r, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो जाएगा, इसमें अगर रेडियस की वैल्यू रख दोगे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा k टाइम्स कैपिटल R, जो कि होगा mv स्क्वायर बाय r के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, v का वैल्यू मिल जाएगा v इक्वल्स अंडर रूट k बाय m इंटू r। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ही सिंपल होता है, L इक्वल्स mvr, मास टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स रेडियस। सो mvr सिंपल है, इसमें v का वैल्यू रख दें आप, तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट m के इंटू आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सो सी इज करेक्ट।
तो इसके दो ऑप्शंस करेक्ट है, दो आंसर्स करेक्ट है, बी एंड सी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपका V = हाफ के आर स्क्वायर, तो इससे आप डायरेक्टली ये फोर्स लिख सकते थे कि आर इट्स जस्ट लाइक स्प्रिंग, और फिर उसके बाद ये लाइन आप लिखो, V मिल जाएगा, L = mvr। तो सो ये 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते थे, इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं था। ऑलराइट, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। Consider a body of mass 1 kilogram at rest at the origin at t = 0. A force F = alpha t I cap plus beta j cap is applied on the body where alpha is 1 Newton per second and beta = 1 Newton. The torque acting on the body about the origin at t = 1 second is tau. Which of the following statements are true? तो यहाँ पे आपको फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि अल्फा टी प्लस बीटा जे के अकॉर्डिंग अल्फा टी आई प्लस बीटा जे के अकॉर्डिंग ये चेंज कर रहा है। हियर फोर्स इज वेरिएबल, सो इस बात का ध्यान रख के आपको सॉल्व करना है। अल्फा बीटा दो कॉन्स्टेंट्स है, अप्रोप्रिएट एसआई में इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 and 1, अब मास का भी वैल्यू 1 है, सब कुछ सिंपल कर दिया गया 1, और टी को 1 सेकेंड पर ही आपको फाइंड करना है टॉर्क का वैल्यू, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस, डिफरेंट थिंग्स जो कि ऑप्शंस में आप देख सकते हो जो फाइंड करना है, राइट। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो मास 1 किलोग्राम, हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लिख दिया। इनिशियल कंडीशन एट टी = 0 पार्टिकल रेस्ट में था, सो v 0 ऑरिजिन पे था, सो r = 0। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ अल्फा टी आई प्लस बीटा जे और अल्फा 1 बीटा 1, तो इसमें आप पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा टी आई प्लस जे। ये हुआ हमारा पहला एक्सप्रेशन जो कि गिवन है एक्चुअली, राइट। तो फोर्स से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो ma के प्लेस पे आप लिख दो dv/dt, और चूंकि m1 है तो ये हो जाएगा dv/dt = ti + j। नाउ इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन ऑफ dv = ti + j का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जो लिमिट है उस पर ध्यान दो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एट एनी टाइम t वेलोसिटी हमने v माना, तो और इधर लेफ्ट राइट साइड में इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to t, तो dv का हो जाएगा v, और लिमिट भी रखोगे v मिलेगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, सो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। t dt का t²/2, अगेन dt का t, तो ये सब आप समझ सकते हो। तो ये हो गया वेलोसिटी t²/2 i कैप प्लस t जे कैप। एक बार फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को पोजीशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी v इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, dr/dt इज वेलोसिटी। सो अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो फिर से, तो ये सिंपल है, ये आप कर सकते हो। तो r आएगा t²/6 i कैप प्लस t²/2 जे कैप। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेशन मिल गया फोर्स का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, पोजीशन का। अब आपको जो भी फाइंड करना हो सब कर सकते हो। तो ये तीनों एक्सप्रेशन फिर से नोट डाउन कर दिया गया आपकी सुविधा के लिए। और अब 1 सेकेंड पे हमें सारा कैलकुलेशन करना था, तो 1 सेकेंड पे इन सब का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फोर्स का, वेलोसिटी का और पोजीशन का। बस टी की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो अब जो भी कैलकुलेशन करना है आप करो। टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन, तो टॉर्क का फार्मूला होता है r क्रॉस f। तो r का एक्सप्रेशन पता है, f का पता है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ज़रूर आपको आता होगा। तो यहाँ वेरी सिंपली हम लोग 1 by 1 करते हैं। i को पहले i के साथ लेंगे, तो i क्रॉस i 0 होता है, i क्रॉस j k होता है, तो ये हो जाएगा 1/6 k। फिर j क्रॉस i माइनस k होता है, तो -1/2 k। अगेन j क्रॉस j 0 हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा 1/6 माइनस 1/2 k का -1/3 k का। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये कर सकते हो। तो इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड है 1/3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका डायरेक्शन भी एक ऑप्शन में पूछा जा रहा है, तो डायरेक्शन इसका है -k का। ध्यान दे सकते हो आप यहाँ पे, ये जो है टॉर्क जो हम लोगों ने फाइंड किया है वो है -k कैप के डायरेक्शन में, फाइन। तो ऑप्शन बी में कह रहा था k कैप के डायरेक्शन में, इसलिए गलत है, बी इज इनकरेक्ट।
बी का वैल्यू फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं 1 सेकेंड पे, 1/2 आई कैप प्लस जे कैप, जो कि ऑप्शन सी में है, तो और एक करेक्ट है। अब डिस्प्लेसमेंट, तो आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 से 1 सेकेंड के बीच में पोजीशन में कितना चेंज आया, तो R2 माइनस R1। 1 सेकेंड पे यह पोजीशन और 0 पे तो आप जानते हो ओरिजिन पे था, तो आंसर 1/6 आया प्लस 1/2 से। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ऑप्शन डी में दिया गया, तो मैग्नीट्यूड आप जानते हो किसी वेक्टर क्वांटिटी का होता है अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट 10/6। तो डी भी इनकरेक्ट है। तो आपके दो आंसर सही है, ए एंड सी। राइट, आइए चलते हैं तीसरे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या कहता है। A uniform capillary tube of inner radius R is dipped vertically into a beaker filled with water। तो एक कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उसको वाटर फिल्ड बीकर में वर्टिकली डिप किया गया। The water rises to a height h in the capillary tube above the water surface in the beaker। तो कैपिलरी एक्शन में आप जानते हो जो है वाटर जो है राइज कर जाती है कैपिलरी में up to certain height depending on the radius of the capillary। The surface tension of water is sigma. The angle of contact between water and the wall of the capillary tube is theta। Ignore the mass of the water in the meniscus. Which of the following statements is are true? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये 5 से 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके आप आंसर कर सकते हो कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। लेट्स सी, कैपिलरी को डिप किया गया वाटर में तो राइज किया एच हाइट। इस एच का जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान दो। तो एच होता है 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो आर जी, जहाँ पे आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है सिग्मा इज सरफेस टेंशन, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो कि यहाँ पे वाटर है एक्चुअली, आर इज रेडियस ऑफ द कैपिलरी। तो एक और रेडियस आएगा कैपिटल आर, जो कि डायग्राम में आप देख सकते हो, ये कैपिटल आर, ठीक है। ये कैपिटल आर जो है ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो डायग्राम से आप देख सकते हो क्लियरली कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें स्मॉल आर कैपिलरी की रेडियस है, कैपिटल आर मेनिस्कस की रेडियस है, और ये एंगल थीटा होगा बिकॉज दिस कॉन्टेक्ट एंगल इज थीटा। तो फिर ये 90 माइनस थीटा एंड अगेन ये थीटा हो जाएगा। ये सिंपल है, आप कर सकते हो। सो रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल बी आर बाय cos थीटा, स्मॉल आर बाय cos थीटा। तो फॉर अ गिवन मटेरियल सिग्मा एंड थीटा आर कांस्टेंट। कोई भी मटेरियल अगर दे दिया है कि ये लिक्विड है, ये ट्यूब है, तो उसके सिग्मा और थीटा जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो सो एच विल वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी। और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि हाइट जो है रेडियस के इनवर्सली वेरी करेगी। इट्स ट्रू। फॉर अ गिवन मटेरियल एच डिपेंड्स ऑन सिग्मा। सेकेंड ऑप्शन में एच और सिग्मा की बात हो रही थी। किसी भी गिवन मटेरियल के एच जो है सिग्मा पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली मटेरियल गिवन है तो भी सिग्मा वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो एच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सिग्मा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सो बी इज इनकरेक्ट क्योंकि बी में कह रहा था इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाए किसी लिफ्ट में व्हिच इज गोइंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो एच पर हाइट पर उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी कोई लिफ्ट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा तो जी की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जगह पे आप उसका इफेक्टिव वैल्यू लेंगे। तो इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा जब अपवर्ड एक्सेलरेशन हो तो जी प्लस ए और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो तो जी माइनस ए। तो यहाँ पे जी के प्लेस पे जी प्लस ए सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एच हो जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो आर जी प्लस ए। तो डेफिनेटली जी इफेक्टिवली जो है वो जी से बड़ा है, तो सो एच का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा एंड हेंस एच डिक्रीजेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एच इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा नॉट थीटा। ऑप्शन डी कह रहा था कि एच वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो जो कि गलत है, एक्चुअली थीटा के नहीं बल्कि एच cos थीटा के प्रोपोर्शनल है। सो डी इज आल्सो इनकरेक्ट। तो दो ही करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4।
In the figure below, the switches S1 and S2 are closed simultaneously at t equals 0. इसमें जो दो स्विचेज है S1 और S2 उसको t को 0 पे इनिशियली एक साथ स्विच ऑन किया गया। बोथ द बैटरीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दोनों बैटरी का ईएमएफ सेम भी दिया हुआ है एंड द पोलरिटीज आर एज इंडिकेटेड इन द फिगर। इसका कनेक्शंस डायग्राम में ऑलरेडी आप देख सकते हो। इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर्स, तो दो जो इंडक्टर है आपको यहाँ पे ये L और 2L वैल्यू है ना, आप जानते हो कि इंडक्टर एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्ट कर सकता है, बट यहाँ पे आपको इस म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, उसे कंसिडर नहीं करना है। द करंट I in the middle wire reaches its maximum magnitude I max at time t को स्टॉप। तो ये जो मिडिल वायर है, मिडिल ब्रांच है, इसका ये करंट I कह रहा है t को स्टॉप टाइम पे मैक्सिमम होगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो आपको दो चीजें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू है कितना, ये आई मैक्स दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, और वो किस टाइम टॉप पे ऐसा होने वाला है, उसका वैल्यू क्या है। ऑलराइट, so let's move on to the solution। उसी डायग्राम को फिर से प्रोड्यूस किया गया। तो मान लेते हैं हम लोग स्विच ऑन करते हैं एट t इक्वल्स 0, ऑन कर दिया। तो इसमें जो करंट सेटअप होगा, मान लेते हैं लेफ्ट वाले में होगा I1 और राइट वाले में हो जाएगा I2। सर्कुलेशन पे ध्यान दो, करंट के डायरेक्शन पे ध्यान दो। लेफ्ट में बैटरी के अकॉर्डिंग हमने क्लॉकवाइज दिखाया गया और राइट में भी बैटरी के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज ही होगा। सो मिडिल ब्रांच में जो करंट है वो कितना हो जाएगा, तो I1 माइनस I2। मिडिल ब्रांच में I1 है वो ऊपर से नीचे की तरफ है और I2 नीचे से ऊपर की तरफ है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो नेट करंट विल बी I1 माइनस I2। फाइन। तो अब I1 और I2 हम लोग कैसे फाइंड करें। I1 I2 अगर फाइंड कर लेते हैं तो I भी मिल जाएगा और I जब मिल जाएगा तो फिर आप उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम उसका फाइंड आउट कर सकते हो। तो ध्यान दो, इसमें जो ये दो LR सर्किट्स है लेफ्ट और राइट साइड में, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में आपस में कनेक्टेड है और देयर इज नो रेजिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये दोनों पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल पे है। तो सो इसका ये करंट I1 I2 को अफेक्ट नहीं करेगा, ना ही I2 I1 को अफेक्ट करेगा। ऐसा ज्यूम कर सकते हो कि मान लो अगर I1 फाइंड करना है तो ये वाला सर्किट गायब है ही नहीं, तो भी करंट जो I1 मिलेगा उतना ही मिलेगा जितना कि उसके प्रेजेंस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ ना I1 I2 का अफेक्ट कर पा रहा है और ना ही I2 I1 का अफेक्ट कर पा रहा है। तो I1 ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट आपने पढ़ा होगा, V by R1 माइनस e टू द पावर माइनस RT by L, ये हो गया I1। और I2 हो जाएगी उसी तरह से V by R1 माइनस e टू द पावर माइनस RT by 2L, क्योंकि उसका इंडक्टेंस वैल्यू है 2L। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो V by R e टू द पावर माइनस RT by 2L माइनस e टू द पावर माइनस RT by L, ये करंट का एक्सप्रेशन है इन मिडिल ब्रांच। तो बस ये आपको पता करना था I का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी वेरी इजी होता है। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर ax अगर है तो a टाइम्स e टू द पावर ax होता है। इट्स वेरी सिंपल। तो इसको हमने ग्राफिकली आपके लिए तैयार किया है, तो आप देख सकते हो दोनों जो करंट्स है I1 लेफ्ट वाले ब्रांच में इसका ग्राफ, I2 राइट वाले ब्रांच में इसका ग्राफ, और दोनों का जो डिफरेंस है I उसका ये ब्लू में दिखाया गया है। राइट, तो I1 और I2 सिंपली ग्रोथ इन LR सर्किट है। तो आप जानते हो ये ग्रोथ एक 4-5 टाइम कांस्टेंट के बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू ऑलमोस्ट 1 एम्पीयर यहाँ पे दिखाएगा, बिकॉज हमने एज्यूम कर लिया ग्राफ जो प्लॉट किया गया है, मान लिया दोनों बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट, दोनों रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और एल का वैल्यू 1 हेनरी हमने मान लिया। ठीक है, ये तो एक तरफ 1 हेनरी का इंडक्टर है और दूसरी तरफ 2 हेनरी का इंडक्टर है। फाइन, तो ये ग्राफ आप देख सकते हो, तो आई का जो ग्राफ है मिडिल ब्रांच में करंट का, वो यहाँ पे पीक कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है। तो ये डिफरेंशिएट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये जो टॉ टाइम है जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, दैट टॉ इज 12 बाय RL/2, और उस पे मैक्सिमम वैल्यू जो है करंट का, ये जो कि यहाँ पे 0.25 एम्पियर दिखाएगा, वो एक्चुअली में उसका एक्सप्रेशन है V बाय पूरा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके लिए हमने प्लॉट किया, जिससे आपको एक फील आएगी कि किस तरह से करंट ग्रो कर रहा है किस ब्रांच में। राइट, तो चलो इसे डिफरेंशिएट करते हैं और सॉल्व करते हैं।
फॉर आई टू बी मैक्सिमम डी आई बाई डी टी शुड बी 0। और एज आई का ये फॉर्मूला हमारा था v बाय आर ई टू पावर माइनस आर टी बाई ट्वेल्व माइनस ई टू पावर माइनस आर टी बाई, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, ये आप कर सकते हो, इससे मुझे एक्सप्लेन करने की बोलने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपको मिलेगा आर टी बाई ट्वेल्व इक्वल्स लॉग 2, सो टी इक्वल्स 12 बाय आर एल एन 2, और यही टी टाइम कह रहा है कि टॉ है। ऑलराइट, so this is the time when I is maximum, so tau equals 12 by r ln 2, और ये था ऑप्शन डी में, so डी करेक्ट है। और अब देखते हैं आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आई का जो फार्मूला था उसमें इस फैक्ट का हम लोग यूज कर लेते हैं। किस फैक्ट का यूज करेंगे, तो ये जो आर टी बाई ट्वेल्व है इसका वैल्यू है ln 2, या फिर यहाँ से कह सकते हैं e टू द पावर माइनस आर टी बाई ट्वेल्व इक्वल्स हाफ, तो इसको यहाँ यूज कर देते हैं e टू द पावर माइनस आर टी बाई ट्वेल्व, यहाँ जो ये टर्म है इसके जगह पे हाफ आ जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म मिलेगा, तो ये अगर हाफ है तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर, राइट। सो आई मैक्स इज v बाय r इंटू 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाइड यू विल गेट v बाय 4r, जो कि ऑप्शन बी में है। तो दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, बी एंड डी। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, two infinitely long straight wires lie in the xy plane along the lines x equals plus minus r। तो xy प्लेन में दो इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर है जो कि x इक्वल्स प्लस आर और x इक्वल्स माइनस आर के अलोंग लाई कर रही है। द वायर लोकेटेड एट x इक्वल्स प्लस आर कैरीज ए करंट I1, constant current I1, and the wire located at x equals minus r carries a current, constant current I2। तो दोनों वायर्स में करंट्स गिवन है I1 एंड I2। A circular loop of radius r is suspended with its center at 0 0 root 3r। ये थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम है, बी केयरफुल। एक्स वाई प्लेन में दो इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर है और फिर एक एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक सर्कुलर लूप है जिसका सेंटर 0 0 root 3r है, and in a plane parallel to the x y plane. This loop carries a constant current I in the clockwise direction as seen from above the loop। तो इस सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज है, वो भी क्लॉकवाइज तब मिलेगी जब आप उसको लूप के ऊपर से देखोगे, मतलब जेड एक्सिस के ऊपर से देखोगे। The current in the wire is taken to be positive if it is in the plus z direction. Which of the following statements regarding the magnetic field B is are true? तो I1 और I2 जो करंट्स है उसको कब आप पॉजिटिव लोगे कब नेगेटिव लोगे। पॉजिटिव कहने का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका फ्लो होगा और नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। ये है आपका डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि दो स्ट्रेट करंट है और ये है दो इनफाइनाइट वायर है, I1 एंड I2 करंट कैरी कर रहा है, x इक्वल्स प्लस आर x इक्वल्स माइनस आर के लॉन्ग 0 0 रूट 3r सेंटर का एक सर्कुलर लूप है एक्स प्लेन के पैरेलल। ऊपर से अगर हम लोग इसको देखा जाए तो ये करंट ऐसे क्लॉकवाइज होगा, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये है आपका डायग्राम और अब हम लोग इसमें वन बाय वन ऑप्शन बाय ऑप्शन इसे सॉल्व करके देखते हैं कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि I1 इक्वल I2, दोनों इक्वल। तो दोनों इक्वल है तो यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव है मतलब प्लस जी डायरेक्शन में और नेगेटिव है मतलब माइनस जी डायरेक्शन में। तो आप जानते हो करंट का डायरेक्शन अगर बदल दिया जाए किसी वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिवर्स हो जाती है, राइट। तो सो केस वन देखते हैं, I1 I2 दोनों पॉजिटिव है। राइट हैंड रूल से हम लोग राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं फॉर स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर के जैसे ये दोनों वायर्स है तो इसके लिए कैसे फाइंड करते हैं, तो वायर को हम लोग इस डायग्राम में आप देख सकते हो होल्ड करते हैं राइट हैंड से, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और तब जो राइट हैंड के अदर फिंगर्स को कर्ल करते हैं वायर को होल्ड करने के लिए जो कर्ल किया जाता है, कर्ल के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड उसकी वायर के अराउंड होता है, राइट। तो जैसे आप इस वायर की अगर बात करो तो इसको इसी तरह से कर्ल किया जाएगा, तो सो यहाँ पे ऑरिजिन पे इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है
पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा। और इसकी अगर बात करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा और वो हो जाएगा डाउनवर्ड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है B1 अपवर्ड I1 की वजह से, I2 की वजह से B2 डाउनवर्ड। और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो म्यू नॉट I बाई 2 पाई R होता है, जहाँ पे R जो है डिस्टेंस है। तो I1 से ये डिस्टेंस R के बराबर है और I2 से भी ये डिस्टेंस R के बराबर है। सो म्यू नॉट I बाई 2 पाई R से मैग्नेटिक फील्ड। तो बी केयरफुल, ये B1 और B2 आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तो सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी राइट हैंड रूल से हम लोग फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या कहता है राइट हैंड रूल, सर्कुलर लूप पे राइट हैंड रखो और उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो जिस डायरेक्शन में करंट है। तो दिस टाइम थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर से क्लॉकवाइज करने पर थंब जो है डाउनवर्ड आएगा। सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट मींस नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो ये B1 और B2 तो कैंसिल आउट कर देगा, इक्वल एंड अपोजिट है, तो बचेगा सर BC। तो ऑरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा जितना कि सर्कुलर लूप का है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। केस 2 सिंपल है, देख सकते हो। तो I1 I2 दोनों निगेटिव है, I1 और I2 निगेटिव कर दिया तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डाउनवर्ड, I2 का अपवर्ड, और सर्कुलर लूप का डेफिनेटली डाउनवर्ड ही होगा। तो अगेन B1 and B2 आर इक्वल एंड अपोजिट। So as I1 equals I2 in both the cases, B1 and B2 are equal and opposite, as the net magnetic field at the origin is equal to BC due to the ring only, और ये 0 नहीं है। So option A is correct, जो कह रहा था कि अगर I1 और I2 इक्वल है तो ऑरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। चलिए सेकेंड पार्ट, इसमें I1 कह रहा है पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, और I2 नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, राइट। तो देखते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड, I1 का अपवर्ड, I2 का भी अपवर्ड, और सर्कुलर करंट का डाउनवर्ड। तो क्या इस ओरिजिन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के चांसेस हैं? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज B1 और B2 ये दोनों ऐड अप हो जाएगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में और BC नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर है और अगर वो इक्वल हो जाए इन गिवन सर्कमस्टांसेस तो डेफिनेटली रिजल्टेंट 0 हो सकता है। सो देयर इज चांसेस for magnetic field to be 0 at the origin. Thus B1 and B2 are along plus k cap and BC along minus k cap. As net magnetic field can be 0 at the origin, so option B is correct. Now let's move on to option C. तो यहाँ पे फिर दोनों का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया, I1 नेगेटिव और I2 पॉजिटिव। तो I1 नेगेटिव है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगा, I2 पॉजिटिव है तो वो भी डाउनवर्ड होगा। अब BC तो डाउनवर्ड है ही, तो तीनों के तीनों डाउनवर्ड है, नेगेटिव के डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऑरिजिन पे 0 होने के कोई चांसेस नहीं है, इट विल नेवर बी 0। Hence the magnetic field cannot be 0 at the origin. C is incorrect. Let's check option number D. The D correct, if I1 and I2 are equal, then the Z component of magnetic field at the center of the loop क्या होगा? Expression दिया हुआ है, let's see. तो I1 और I2 जहाँ पे ये XZ प्लेन का हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर क्लैरिटी। तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो कि जो I1 को पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगा। राइट हैंड रूल से आप चेक कर सकते हो, B1 जो डायरेक्शन में पर्पल से दिखाया है उस डायरेक्शन में होगा, I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 भी चेक कर सकते हो। तो ये दोनों चूंकि I1 और I2 इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आप जानते हो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो उसके रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, और ये है BC। सर्कुलर करंट की वजह से आप जानते हो नेगेटिव जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। जब B1 और B2 का रिजल्टेंट, तो जो आप देख सकते हो डायग्राम में हमने माना ये थीटा अगर है तो ये भी थीटा होगा, सिमिलरली ये दोनों इक्वल होगा ही होगा, तो ये थीटा ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो सो ये ग्रीन कलर जो है का जो वेक्टर है वो B1 और B2 का रिजल्टेंट। तो क्या इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है? तो डेफिनेटली नहीं,
क्योंकि ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस में अब ये रिजल्टेंट वेक्टर्स हैं, तो नहीं हो सकता है। तो सवाल आपसे पूछा गया जेड कंपोनेंट, तो ये वाला जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है रिजल्टेंट, तो जेड कंपोनेंट अगर है तो वो किसके वजह से है, सिर्फ और सिर्फ BC के वजह से है। द रिजल्टेंट ऑफ B1 and B2 is along positive I cap and BC is along minus K cap. तो जेड कंपोनेंट at the center of the loop is only due to the ring. BC है माइनस V0 I by 2R K cap, तो Z कंपोनेंट हो जाएगा माइनस V0 I by 2R, राइट। तो ऑप्शन डी में यही दिया हुआ था कि Z कंपोनेंट ऑफ magnetic field at the center of the loop is minus V0 I by 2R, which is correct. So 3 options are correct, A, B and D. All right. Let's move on to the next question. Question number 6. ये थर्मोडायनेमिक्स है। तो टीवी डायग्राम आप देख सकते हो दिया हुआ है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, 1 2 3 4 चार स्टेप वाला प्रोसेस है। तो क्या कह रहा है प्रॉब्लम, 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes a cyclic process as shown in figure, where V is volume and T is the temperature. Which of the statements below is are true? तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है ABCD और आपको पता करना है कौन सा सही है। तो इस डायग्राम को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये जो प्रोसेसेस 2 and 4 है ये सबसे आसान है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू V एक्सिस, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये प्रोसेस 2 में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। 4 में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, सो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो ये दोनों तो वेरी सिंपल है। तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी द ऑप्शंस वन बाय वन। पहला ऑप्शन, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस V इक्वल्स कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं ऑप्शन ए में, तो चलो आइसोकोरिक प्रोसेस देखते हैं, 1 के बारे में पूछा जा रहा है, तो V कांस्टेंट होना चाहिए। बट आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ से कि ये V कांस्टेंट नहीं है, V कांस्टेंटली क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। जहाँ पे V का वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर जहाँ पे आने के बाद ये कम हो गया। तो इन प्रोसेस 1 V is decreasing, so process 1 is not isocoric, so option A is incorrect. ऑप्शन बी, प्रोसेस 2 जो कि ऑलरेडी हमने कहा ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आपसे पूछा गया इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। तो आइसोथर्मल में आप जानते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और एक्सपेंशन है तो वर्क जो है पॉजिटिव होगा। तो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल्स डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U तो ये जीरो है और W पॉजिटिव है, तो Q पॉजिटिव। तो बाय साइन कन्वेंशन Q पॉजिटिव का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द सिस्टम, द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ सी में प्रोसेस नंबर 4 की बात हो रही है, तो इसके बारे में पहले हमने कहा कि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, जो जस्ट अपोजिट है 2 का। तो 2 में हीट अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो 4 में हीट रिलीज हो गई। तो कंप्रेशन है, सो वर्क डन नेगेटिव होगा, सो Q लेस देन 0 होगा बिकॉज वर्क इज नेगेटिव, तो दैट मींस हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सो सी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी पे आ, तो डी में अगेन आइसोबारिक प्रोसेस की बात हो रही थी, तो आइसोबारिक प्रोसेस 1 और 3 है या नहीं है। तो वेरी क्लियर है कि ये तीन दोनों या कोई भी इस डायग्राम में चारों के चारों प्रोसेस में से कोई भी आइसोबारिक नहीं है। 2 और 4 तो आइसोथर्मल है, 1 और 3 भी आइसोबारिक नहीं है, क्योंकि आइसोबारिक अगर होगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब टीवी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, टीवी ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, इस तरह का होना चाहिए। तो 1 and 3 are not isobaric, right? So option D is, so कौन कौन से करेक्ट हुए, B, C and D, राइट। तो ये था सेक्शन 1 का सॉल्यूशन। So thanks for watching Level Up Concepts.